इससे बेहतर और क्या टाइम हो सकता है हमारे मून नाइट के कैरेक्टर को जानने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एमसीयू में इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो चुका है, यानी कि होने वाला है इस सीरीज के ड्रॉप आउट होने के बाद। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इस कैरेक्टर के बारे में नहीं पता था, क्योंकि इस ट्रेलर के आने के बाद ही लोगों में इसकी हाइप बढ़ रही है और थोड़ा बहुत ही इस कैरेक्टर के बारे में लोगों को पता है। और इसी के खातिर ही हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस कैरेक्टर के ऊपर हम एक फैक्ट की वीडियो ला रहे हैं, जिनको जानने के बाद आप अपने फ्रेंड्स के बीच में फ्लेक्स कर सकते हैं। तो ऐसे में इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर दे देना चाहूंगा, जहां पर 25 से 16 तक यानी कि हमारे पहले 10 फैक्ट्स थोड़े से कॉमन होने वाले हैं, जहां पर इस वीडियो को हम ऐसे डिजाइन कर रहे हैं कि अगर कोई नॉन मार्वल फैन या फिर हमारे मून नाइट के बारे में जो भी थोड़ा बहुत इसने नहीं जाना होगा, वो भी अगर इस वीडियो को देखे तो मून नाइट के बारे में उसे सब कुछ पता चल जाए। तो आपको अगर थोड़ा बहुत मून नाइट के बारे में पता है तो डायरेक्ट आप वीडियो को इससे शुरू कीजिएगा, क्योंकि मेन वाले फैक्ट्स वहीं से शुरू होते हैं। फैक्ट नंबर 25। तो इस वाले कैरेक्टर का डेब्यू हमारे वेयरवुल्फ बाय नाइट के 32 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1975 में रिलीज हुआ था। लेकिन आगे जाकर इसको अपनी सीरीज की कॉमिक बुक मिली, जो कि मार्क स्पेक्टर मून नाइट के 39 इशू वाली कॉमिक बुक की सीरीज थी। फैक्ट नंबर 24। तो आपने इसके मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में ट्रेलर से ही जान लिया होगा। कुछ वैसे ही कॉमिक बुक्स में भी इसके अंदर 4 कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि पहले वाले हैं स्टीवन ग्रांट, जो कि एक मिलियनर है, कुछ हमारे बैटमैन जैसे ही, जैक जोकले जो कि हमारे कैब ड्राइवर जैसा ही है, और हमारा मून नाइट का कैरेक्टर तो है ही है, लेकिन हमारा मेन वाला पर्सोना जो कि मार्क स्पेक्टर वाला है, इन सबको मिला के 4 कैरेक्टर होते हैं। फैक्ट नंबर 23। तो हमारे मार्क स्पेक्टर को ही हमारे खोन्सू ने इसलिए चुना था क्योंकि उसके मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कारण नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से उसके दिमाग काफी ज्यादा वीक थे। तो ऐसे में उसके बॉडी पर टेक ओवर करना उसको काफी ज्यादा आसान लगा था, इसलिए हमारे मार्क स्पेक्टर को ही बचपन से चूज करता है हमारा खोन्सू मून नाइट बनाने के लिए। बात करें इसके वेपन्स के बारे में, जो कि है फैक्ट नंबर 22। तो इसके पास मून शेप जैसे ही सूरिकेन्स भी हैं, और इसके साथ साथ ग्रापिंग वाली रोप हमारे बैटमैन के जैसे ये होल्ड करता है, और इसके साथ साथ 9 चक भी ये पकड़ता है अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। फैक्ट नंबर 21। तो हमने कॉमिक बुक्स में देखा था कि हमारे मून नाइट के हुड पर कोई भी हमारे मून का सिंबल नहीं बना हुआ था, लेकिन इस वाले सीरीज में हमें इसके हुड पर एक मून का सिंबल दिखाया गया है, जो कि सीधा सीधा रेफरेंस हो सकता है उसके रिसेंटली आए हुए कैरेक्टर के ऊपर, जो कि है मिस्टर मून नाइट। नंबर 20। तो हमें ऐसा दिखाया गया है कि ये वाला कैरेक्टर बैटमैन से काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है उसके व्हाइट वाले सूट में, जहां पर हमें ऐसा रीजन दिया गया था, या फिर इंटरनेट पर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि ये वाला कैरेक्टर हमारे ड्रामेटिक वे में ऐसे बताता है कि विलेंस उसको आते हुए देख सके, इसीलिए वो ये व्हाइट कलर का कॉस्ट्यूम पहनता है। लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो हमारा खोन्सू जो कि मून गॉड है, वो व्हाइट कलर का ही कपड़ा पहनता है हमारे मून गॉड को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जैसे कि हमें पता ही है कि खोन्सू के पावर से हमारे मून नाइट को मिले थे, तो ऐसे में खोन्सू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा मून नाइट भी व्हाइट कलर का ड्रेस पहनता है, ना कि वो डायलॉग के लिए। फैक्ट नंबर 19। तो आपने अगर इस वाले कैरेक्टर को थोड़ा सा मिसजज किया है, तो इसके पावर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दे देता हूँ। जहां पर आपने तो जाना ही होगा कि हमारे डेडपुल के पास हीलिंग फैक्टर्स है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे डेडपुल को ये इतनी बुरी तरह पीटता है कि हमारा डेडपुल हॉस्पिटलाइज हो जाता है। फैक्ट नंबर 18। तो जैसे कि ये वाले कैरेक्टर को हमारे बैटमैन से सिमिलर बताया जाता है, तो उसी सिमिलरिटी के बीच ही एक और हमारी फैक्ट निकल कर आती है, जहां पर हमारे बैटमैन के जैसे ही इसके पास भी एक जेट है, जिसको इसने मून शेप में बना रखा है, या फिर मैं अगर ये कहूँ कि मून के थीम पर ही इसने बेस्ड बना रखा है, और इसको ये बुलाता है मून कॉप्टर। फैक्ट नंबर 17। तो ये वाला कैरेक्टर अकेले काम करने पर ही बिलीव करता है, लेकिन कॉमिक बुक्स में वो ऐसे बहुत सारे टीम का पार्ट रह चुका है, जो कि है हमारे एवेंजर्स, सीक्रेट एवेंजर्स, डिफेंडर वाला ग्रुप, और हमारे मिडनाइट सन का भी पार्ट रह चुका है। नंबर 16। तो जैसे कि ये टीममेट्स में काम करना बिलीव नहीं करता है और अकेले दम पर ही काम करना पसंद करता है, लेकिन ऐसे में ऐसा नहीं है कि इसके पास कोई भी एक साइड किक या फिर सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा दिखाया गया है कि उसका एक अच्छा वाला दोस्त है जिनका नाम जीन पॉल फ्रांसी है, जो कि आगे जाकर हमें ये पता चलता है कि वो एक गे कैरेक्टर है और हमारे मार्क स्पेक्टर को वो एज ए क्रश मानता है। फैक्ट नंबर 15। तो जैसे कि पिछले वाले फैक्ट्स में हमने आपको बताया था कि ये काफी ज्यादा टीम का पार्ट रह चुका है,
तो ऐसे में उन टीम के बीच अगर इसके इम्प्रेशन के बारे में बात करें तो इसका ज्यादा इम्प्रेशन अच्छा खासा नहीं था, क्योंकि इसके साइकिक नेचर के कारण ही ये काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है, जहां पर काफी ज्यादा मार्वल के इनसाइडर जैसे कि हमारे टोनी स्टार्क और थंडरबोल्ट रोज जैसे कैरेक्टर को मून नाइट का कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और अपने मर्जी के हिसाब से कुछ भी पलट सकते हैं। फैक्ट नंबर 14, तो मून नाइट के कैरेक्टर के लिए उसका व्हाइट सूट कितना ज्यादा आइकॉनिक और कितना ज्यादा उसके कैरेक्टर के लिए फिट बैठता है, ये बात शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जैसे कि इसको बैटमैन से ज्यादातर कंपेयर किया जाता है तो ऐसे में इसके ब्लैक वाले सूट की थोड़ी सी कमी हमें महसूस होती है। तो ऐसे में इसके एक अल्टरनेट रियलिटी यानी कि अल्टीमेट वाले अर्थ पर हमें ऐसा दिखाया गया था कि पहली बार इसकी एक ब्लैक सूट की झलक हमें देखने को मिली थी। और एक एक्सेप्शन में ये रख रहा हूँ कि इस एनिमेटेड सीरीज स्पाइडरमैन अल्टीमेट सीरीज वाले को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें उसका सूट ब्लैक तो था ही था, लेकिन काफी ज्यादा उसमें व्हाइट वाली भी डिटेल्स लगी हुई थी। फैक्ट नंबर 13, तो हमारे मार्क के कैरेक्टर को देखने के बाद हम ये थोड़ा सा भी इमेजिन नहीं कर सकते कि इसका भी कोई लव इंटरेस्ट रह सकता है, लेकिन कॉमिक बुक्स में हमें ऐसा दिखाया गया था कि ये एको के कैरेक्टर को डेट कर चुका है, जहां पर हमने इसके कैरेक्टर को ऑलरेडी हमारे हॉकाई के सीरीज में ही देखा था। और जैसे कि ये दो कैरेक्टर हमारे एमसीयू में एग्जिस्ट करते ही हैं, तो शायद आगे जाकर हमें इसकी स्टोरी लाइन भी फॉलो होती हुई दिखाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 12, तो हॉकाई की बात अगर आ ही चुकी है तो इसी से जुड़े एक और फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर हमारा वाला मार्क स्पेक्टर जब एवेंजर्स के टीम को ज्वाइन करता है तो इसके लिए हमारा हॉकाई ही वेपन्स डिजाइन करता है, जो कि पहले इसे खोंसू के द्वारा दिए गए थे, लेकिन आगे जाकर जब इसको इसकी कमी पड़ती है तो हमारा हॉकाई ही अपने टेक के जरिए इसके लिए वेपन्स डिजाइन करता है। फैक्ट नंबर 11, तो हमारे इसके छोटे मोटे पावर्स के बारे में ऑलरेडी तो इस फैक्ट वीडियो में डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन थोड़े से एडिशनल पावर्स के बारे में अगर बात करें जो कि इसके पहले से नहीं दिए गए थे, लेकिन रिसेंट के कॉमिक्स में उसे दिए जा चुके हैं, जहां पर हमारा खोंसू इसको ऐसी एबिलिटीज देता है कि वॉल के आर पार भी जा सकता है, जो कि इसे काफी ज्यादा कूल और काफी ज्यादा बैडएस भी बना चुकी। फैक्ट नंबर 10, तो अगर आपने इसके ट्रेलर को देख ही लिया है और हमारे कॉमिक बुक्स में भी इसके ग्लोइंग आइज को काफी ज्यादा दिखाया गया है, तो ऐसे में इसके ग्लोइंग आइज के पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके ट्रेलर में भी देखकर थोड़ा सा ये कंफर्म हो ही गया था कि ये सिर्फ कॉमिक बुक्स तक ही सीमित नहीं थी, जहां पर इसको रियल लाइफ एडेप्टेशन में भी अडॉप्ट किया गया था। तो ऐसे में कॉमिक बुक्स में हमें ऐसा बताया गया है कि खोंसू बोलता है कि इसकी आइज की मून के टुकड़ों की तरह ही होती है, जहां पर मून जितना ज्यादा ग्लो करता है इसकी आइज भी उतनी ज्यादा ही ग्लो करती रहती है, जहां पर हमें ऑलरेडी पता है कि मून से ही इसकी पावर्स डिराइव होती हैं और हाफ मून के टाइम पर इसके पावर्स काफी ज्यादा लो होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हाफ मून से फुल मून तक ये बदलता रहता है इसकी पावर्स और एबिलिटीज भी उसके साथ ही एनहांस होती रहती है। तो इसी के साथ ही इसके आइज भी वैसे ही ग्लो करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 9, तो खोंसू के बारे में आपने तो काफी बार सुन लिया होगा इस वाले वीडियो में और कॉमिक बुक्स में और हमारे ट्रेलर के ब्रेकडाउन में भी। तो आखिरकार खोंसू का मतलब क्या है, तो हमारे इजिप्शियन में खोंसू का मतलब ट्रैवलर बताया जाता है, जहां पर यह हमारे कैरेक्टर से भी काफी ज्यादा रिजेंबल करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खोंसू भी रात के टाइम पर यानी कि मूनलाइट के टाइम पर हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है और ट्रैवलर की तरह ही हमारे अर्थ के सरफेस पर घूमता रहता है। फैक्ट नंबर 8, अगर आपने मून नाइट के पावर्स को और भी थोड़ा ज्यादा कम आंक लिया है तो मैं आपको बता दूं हमारे मून नाइट की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म अभी हमारे कॉमिक बुक्स में चल रही है, जहां पर रिसेंटली रिलीज हुई हमारे एज ऑफ खोंसू के स्टोरी लाइन में हमारा खोंसू हमारे मून नाइट को इतना ज्यादा पावरफुल बना देता है कि अकेले दम पर ही हमारे सोर्सरर सुप्रीम, ब्लैक पैंथर, थॉर और हमारे आयरन फिस्ट को भी इजीली हरा देता है सिंगल हैंडेडली। फैक्ट नंबर 7, तो आप अगर गूगल में जाके खोंसू के इमेज को सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको यही वाली इमेज देखने को मिलेगी, जहां पर ये वाली इमेज सीधा सीधा उठाई गई है हमारे एज ऑफ खोंसू के कॉमिक बुक से ही, और जहां पर हमारे मून नाइट के सर के ऊपर या फिर मैं अगर ये कहूँ कि गले के ऊपर एक लॉकेट लगा हुआ देख सकते हैं। तो आखिरकार उस सिंबल का क्या मतलब है, तो हमारे इजिप्शियन में ये बताया जाता है कि इस वाली सिंबल का मीनिंग की ऑफ लाइफ है, जहां पर इस वाली स्टोरी लाइन में हमारा मून नाइट इस वाली लॉकेट को यूज करता है डिफरेंट सुपर हीरोज के पावर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। फैक्ट नंबर 6, तो जैसे कि सभी सुपर हीरोज के फीमेल वर्जन को हम देखते ही रहते हैं, कुछ उसी तरह ही मून नाइट का भी एक फीमेल वर्जन एग्जिस्ट करता है,
जहां पर मार्वल के कॉमिक्स में हमेशा बताया जाता है कि बहुत सारे ऐसे अल्टरनेट एड्स हैं जिनमें से हमारा 1655 की अल्टरनेट एड से ही ये वाला फीमेल कैरेक्टर बिलोंग करता है, जहां पर इसकी आइडेंटिटी के बारे में इतना ज्यादा तो क्लियरली नहीं बताया गया है, लेकिन फैंस से स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये हो सकती है हमारे मार्क स्पेक्टर की बेटी, जो कि आगे जाकर उनकी रियलिटी की मून नाइट बनती है और हॉर्समैन ऑफ एपोकलिप्स नाम की एक टीम को ज्वाइन करती है जो कि उस वाली रियलिटी में टेक प्लेस कर रही है। फैक्ट नंबर 5, तो हमारा मून नाइट इतना ज्यादा मर्सीलेस और ब्रूटल होने के बावजूद भी हमारे थॉर के हैमर को उठाने के लिए वर्दी है, क्योंकि हमारे कॉमिक बुक्स में ऐसे स्टोरी लाइन को ये फॉलो करती हुई दिखाई गई है और इस चीज का ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उसके पास लूनर काइनेसिस की पावर्स है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो खॉन्सू के द्वारा उसको ऐसी पावर्स दी गई थी जिसके बदौलत वो मून को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि म्योनिर की ओरिजिन हमें ऐसी दिखाई गई थी कि उरू मेटल भी एक दूसरे वाले प्लैनेट के मून का ही पार्ट था, तो इसीलिए हमारा वाला मून नाइट वर्दी ना होने के बावजूद भी इस पावर को एक्सेस कर पाता है, क्योंकि उसके पास लूनर काइनेसिस के पावर्स हैं और हमारा थॉर का उरू मेटल वाला हैमर भी काइंड ऑफ मून का ही पार्ट। नंबर 4, तो मून नाइट के पावर्स के आइडियाज आपको देने के लिए हम एक और फैक्ट लेकर आ रहे हैं, जहां पर हमें रिसेंटली ही एज ऑफ खॉन्सू के स्टोरी लाइन में ऐसा दिखाया गया था कि ब्लैक पैंथर को हराने के लिए उसी की ऑफ लाइफ के लॉकेट के जरिए ही उसने हमारे फीनिक्स फोर्स को भी एबल कर लिया था और इजीली उसे एक्सेस कर पाया था। नंबर 3, तो हमारे खॉन्सू के हिस्ट्री और अपीयरेंस को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में काफी ज्यादा चेंज कर दिया गया है और हमारे मार्वल के कॉमिक बुक्स में भी काफी हद तक चेंज किया गया है, जहां पर ओरिजिनल हिस्ट्री में यानी कि इजिप्शियन हिस्ट्री में ऐसा दिखाया गया है कि जब भी हमारे खॉन्सू को डिपिक्ट किया जाता है एज ए पिक्चराइजेशन फॉर्म तो उन्हें हमेशा एक ह्यूमन फॉर्म में दिखाया जाता है, लेकिन ज्यादातर जब भी उन्हें डिपिक्ट किया जाता है तो ह्यूमन बॉडी विद अ फैल्कन हेड ही उन्हें डिपिक्ट किया जाता है, जहां पर हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उन्हें काफी ज्यादा हद तक चेंज कर दिया गया है क्योंकि उन्हें ह्यूमन बॉडी विद ए क्रो हेड दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 2, तो जैसे कि हमें पता ही है कि मार्क स्पेक्टर के अंदर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप पर या फिर डिफरेंट सिचुएशन पर आगे आ जाती हैं। तो फैक्ट यह है कि जितने भी सारी सिचुएशन हमारा मार्क स्पेक्टर फेस करता है तो उसका दिमाग ऐसे खेल खेलता है कि सिचुएशन के लिए ही जो वाला कैरेक्टर सुइटेबल होता है उस वाले कैरेक्टर को वो सामने निकल कर ला देता है। नंबर 1, तो हमारे मार्क स्पेक्टर के ऐसे कौन सी पावर्स हैं जो कि हमारे थैनोस से काफी ज्यादा सिमिलर है। जैसे कि आपने इन्फिनिटी वॉर के टाइम पर देखा ही होगा कि जब हमने थैनोस और आयरन मैन के बीच एक फाइट को विटनेस किया था तो उसी वक्त पावर स्टोन को यूज करके हमारा थैनोस मून को हिलाकर फेंक देता है। तो ऐसे में हमें कॉमिक बुक्स में दिखाया गया था, या फिर मैं अगर डायरेक्ट ही बोल दूं कि एज ऑफ खॉन्सू के स्टोरी लाइन में दिखाया गया था हमारे थॉर को हराने के लिए हमारा मून नाइट एक बैडेस्ट टाइप का सीन क्रिएट करता हुआ दिखाई देता है। मून नाइट का मून काइनेसिस का पावर को यूज करके ही वो जितने सारे प्लैनेट्स के मून होते हैं उन सबको इकट्ठा करके अपने पावर से थॉर के ऊपर लेकर फेंक देता है, जिसके कारण हमारे थॉर को भी वो इजीली हरा देता है। तो ये वाला सीन अगर आप कॉमिक बुक्स में विटनेस करोगे तो काफी ज्यादा बैडेस्ट थी और आगे जाकर अगर ये वाली स्टोरी लाइन हमें लाइव एक्शन में देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो ये थी हमारी लंबी चौड़ी वीडियो हमारे मून नाइट के फैक्ट के ऊपर। कितनी लंबी थी ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि एडिट करने के बाद ही वो चीज पता चलेगी, लेकिन लंबी तो थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। आपको अगर ये वाले चैनल पसंद आए और ऐसे ही कंटेंट आपको अगर पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।